नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने वाली है। जी हां, उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। 21 जनवरी को कांग्रेस करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में टिकट बंटवारे को लेकर बैठक लगातार जारी है। 45 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं और 25 विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। मंथन लगातार चल रहा है। 21 जनवरी को प्रत्याशियों का ऐलान होना है। 45 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल कहा जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है और जल्द ही ऐलान भी हो जाएगा। ही जो कांग्रेस की कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है, वो लगातार चिंतन मंथन कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो कांग्रेस के आला नेताओं के साथ लगातार ही बैठक की जा रही है। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर 20 और 21 को फैसला आ सकता है और जिन नामों पर मोहर लग रही है ये भी जल्दी तय कर लिया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड की 45 सीटों पर अभी जो स्थिति है वो समन्वय से बात कर ली गई है। हालांकि जो 25 सीटें बाकी है उन पर भी जल्दी चिंतन मंथन कर कहीं ना कहीं फैसला सुना दिया जाएगा। जिस तरह से उत्तराखंड की बात की जाए तो तमाम हरीश रावत गुट की कहे या प्रीतम सिंह गुट की कहे, सभी अपने अपने दावेदारों पर कहीं ना कहीं दांव खेल रहे हैं। ऐसे में किनके टिकट होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस के द्वारा लगातार ही टिकट के बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस हर कोशिश कर रही है कि ऐसे उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगे, ऐसे प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगे जो जीत का रास्ता दिखा सकें। और इस वक्त कांग्रेस के लिए ये जीत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो उत्तराखंड में लगातार देखने को मिला है। ऐसे में अगर बीजेपी वापस सत्ता में आती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहुत बड़ी हार भी होगी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जीत के फॉर्मूले पर काम कर रही है। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर तमाम, उनमें उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां हल्की सी मेहनत करके सत्ता में वापसी हो सकती है। तो तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर जो कांग्रेस है वो अपनी तैयारी में जुटी है। हालांकि बीते दिनों भी देखा है आपने कि जो पूर्व सीएम हरीश रावत है वो तमाम जीत के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। हालांकि ऐसे दावेदार तलाशने का प्रयास किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं जीत हासिल करवा सके। आपने देखा है कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तमाम ऐसे दावेदारों के इंटरव्यू भी लिए गए जिनकी कहीं ना कहीं जनता के बीच में प्रभाविता है, जो लगातार ही जनता के बीच रहकर जनता की उन्होंने समस्या सुनी और कांग्रेस के लिए उन्होंने कितने समय से जुड़े हुए हैं, इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं अपने दावेदारों पर मोहर यहां लगेगी। जी, दावेदारों पर मोहर लगेगी। आप बने रहिए। रोहित विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। रोहित, खबरें आ रही हैं कि लगभग 45 प्रत्याशियों के नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। 21 तारीख को ऐलान बाकी है। बिल्कुल चारुल, लगातार जो है भारतीय कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पूर्व सीएम हरीश रावत की बात करें, गणेश गोदिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माड़ी और जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरमैन है अविनाश पांडे, जिन्होंने बीते 1 महीने से उत्तराखंड के तमाम 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर तमाम दावेदारों का इंटरव्यू लिया, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में तमाम दावेदारों का इंटरव्यू लिया। ये तमाम बड़े नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार जो है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है वो लगातार चल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं वहाँ से जो खबरें दिल्ली से आ रही हैं उसके मुताबिक जो 45 सीटें हैं उस पर नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। बची 25 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी थोड़ा चिंतन मंथन चल रहा है। तमाम कयासों का दौर ये भी है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इस पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, चूंकि वो बीजेपी से बर्खास्त हो चुके हैं, अब वो कांग्रेस में आना चाह रहे हैं और अपनी बहू के लिए टिकट की चाह रख रहे हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर अभी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में चिंतन मंथन हो रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के अनुसार हरक सिंह रावत फिलहाल करीब 1:30 बजे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनकी बहू को कांग्रेस किसी एक विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। तो तमाम ये कयास
लगाए जा रहे हैं कि उनकी बहू को टिकट मिल सकता है और तमाम ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का साथ दिया है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का साथ दिया है उन्हें भी संतुष्ट रखना है। दूसरी तरफ जो लोग पहले से काम करते आ रहे हैं कांग्रेस के लिए उन्हें भी कहीं ना कहीं संतुष्ट रखना है कि उनका जो कार्य है उसे भी सराहा गया है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां टिकट बंटवारे को लेकर हो सकती हैं, प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने के लिए हो सकती हैं। जी देखिए चारुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके तमाम जो करीबी हैं जो लगातार पिछले 5 सालों से उत्तराखंड के तमाम जो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर सक्रिय हैं और कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 5 साल तक कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, कांग्रेस का नारा बुलंद किया, उन तमाम दावेदारों को ही अपना प्रत्याशी बनाया जाए। और जहां तक बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नेताओं की बात है तो वहां पर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी से भी हाल ही में कांग्रेस वापस घर वापसी जिन्होंने की है, यशपाल आर्य जो कि वरिष्ठ नेता हैं और कुमाऊं से आते हैं, उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। अब उनको संभवतः कुमाऊं के किसी एक विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पिछली बार वो बाजपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनके बेटे संजीव आर्य को भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो तमाम जो ये 45 सीटें हैं जिन पर नाम फाइनल हो चुके हैं, इनमें इन तमाम बड़े नेताओं के नाम हैं। 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी पेच फंसा हुआ है। लगातार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश नेतृत्व है, हाईकमान है, राहुल गांधी हैं, चाहे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, लगातार कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के जो अनौपचारिक जो वार्तालाप न्यूज़ इंडिया ने की है उसके अनुसार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि 20 और 21 तारीख को उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस जो है नामों का ऐलान कर देगी, क्योंकि 21 से 28 तक नामांकन प्रक्रिया उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू। उधर हरक सिंह रावत को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। हरक सिंह रावत आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत के परिवार को एक टिकट देने पर कांग्रेस राजी हो चुकी है। बहु अनुकृति को टिकट देने वाली है कांग्रेस। हरक सिंह रावत को पार्टी के लिए करना होगा काम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं हरक सिंह रावत। 1:30 बजे आधिकारिक तौर पर यह माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, हालांकि हरक सिंह रावत पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को लाने के लिए जी जान लगा दूंगा, और ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि 1:30 बजे औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। औपचारिक तौर पर हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस के हो जाएंगे। बिल्कुल चारुल, पिछले 2 दिन से ही ये सियासी ड्रामा चल रहा है। हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन अचानक से कांग्रेस के भीतर से ये खबरें आती हैं कि अभी हरक सिंह रावत ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के भीतर उनके ज्वाइनिंग को लेकर पुरजोर विरोध हो रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और केदारनाथ से जो विधायक है मनोज रावत, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है कि यदि वो कांग्रेस में आते हैं तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा। उधर हरीश रावत भी हरक सिंह रावत से नाराज चल रहे थे। हरक सिंह रावत लगातार जो है मीडिया में उनके बयान आ रहे हैं कि मैं हरीश रावत से 100 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। हालांकि अब हरीश रावत के जो रुख में थोड़ी सी नरमी आई है, लेकिन कांग्रेस के भीतर हरक सिंह के ज्वाइनिंग को लेकर बगावत शुरू हो गई है। हालांकि जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं उसके अनुसार 1:30 पर हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो कांग्रेस हाईकमान है उसने सहमति दे दी है। उनकी जो बहू हैं अनुकृति गोसाई रावत, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाज़त जो है कांग्रेस देगी और किसी एक विधानसभा से उनको टिकट भी मिलेगा। हालांकि हरक सिंह रावत के चुनाव लड़ने पर अभी सस्पेंस है और उनको पार्टी के लिए काम करने की नसीहत दी जाएगी, उनको पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा जाएगा। 5 साल तक वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो अभी तमाम जो ये सियासी ड्रामा है लगातार चल रहा है। हरीश रावत को ये माना जाता है कि उनकी तो देखिए जो पहुंच है ये किसी से छिपी नहीं है। हरक सिंह रावत क्या हरीश रावत की नाराजगी के बीच अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो आपको याद होगा कि एक बार हरीश रावत ने भी ट्वीट्स के माध्यम से नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं हरीश रावत की नाराजगी से पहले, तो इसका क्या असर पड़ेगा?
जी देखिए चारुल, हमें याद है कि 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उत्तराखंड में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उस समय कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस समय जो बगावत के जो मुखिया थे हरक सिंह रावत, उस समय वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। उनके नेतृत्व में आधे दर्जन से अधिक जो विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी एक तरह से। और लगातार जो हरीश रावत है पिछले 5 साल से हरक सिंह रावत पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं पाएगी जिस तरह से हरक सिंह रावत ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। तो अब हालांकि हरीश रावत के रुख में थोड़ी नरमी आई है। उन्होंने कहा है कि अगर हरक सिंह रावत सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांग लेते हैं कि उन्होंने 2016 में लोकतंत्र की हत्या की थी, कांग्रेस के साथ बगावत की थी, तो वो उनके आने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और उनको यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी उनके कांग्रेस में आने का रास्ता साफ हो सकता है। हरक सिंह रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं हरीश रावत से 100 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, जिसको लेकर अब जो है पूर्व सीएम हरीश रावत के रुख में नरमी है। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहे हैं उसके अनुसार अपने फायदे के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देहरादून में कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की गरिमा को गिराने का काम किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों का बीजेपी ने हमेशा अपमान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में उनको पार्टी में पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो इसीलिए वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। चुनाव में पार्टी की नीति और रणनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोहन प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है और जल्द ही सीईसी की बैठक में सभी 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिया जाएगा। देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पूरे राजनीतिक वातावरण को और जो उसकी नैतिकताएं हैं उनको समाप्त कर चुकी है। मणिपुर में आपने देखा लोकतांत्रिक उनमें है ही नहीं मूल्यों के प्रति। आप देखिए मणिपुर में हम ज्यादा सरकार उनकी, गोवा में हम ज्यादा सरकार उनकी, अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा। तो ये चारों तरफ जो राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी का मुख्य ही एजेंडा। और उसका कारण है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में इनका विश्वास नहीं है। संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए चुनाव का वक्त है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर चलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछला वक्त जो है उसे भी याद कर रही है कांग्रेस और कह रही है कि गोवा और मणिपुर में देखिए कि हम लोगों की सीटें जो थी वो ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार बीजेपी ने बनाई और ऐसा कुछ अब इस बार उत्तराखंड में होने नहीं देंगे। देखिए चारों, लगातार ही चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जहां युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी के लिए जी जोड़ लगा रही है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जिस तरह से उत्तराखंड की कांग्रेस है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो एक बार कांग्रेस की होती है। तो ऐसे में जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां थोड़ी सी मेहनत कर सत्ता में वापसी कांग्रेस आ सकती है और इसी को लेकर लगातार ही अपने दावेदारों की भी कहीं ना कहीं सूची बना रही है और जीत के फॉर्मूले पर कांग्रेस काम कर रही है। ऐसे में लगातार जिस तरह से कांग्रेस द्वारा बताया गया कि 20 और 21 से पहले कहीं ना कहीं अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर देंगे। जिस तरह से लगातार टिकट बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन करा जा रहा है। हालांकि लगातार ही सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी जो राह है वो कितनी आसान है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है वो जीत हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं अपने दावेदारों की एक सूची बना रही है और किस तरह से जीत हासिल करती है। दावेदारी हर पार्टी कर रही है। फिलहाल आप बने रहिए, संजय आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित हुए मंत्री हरक सिंह रावत का कांग्रेस में विरोध होने लगा है। हालांकि हरक सिंह रावत ने अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत अब हरक सिंह रावत के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में कांग्रेस की सरकार हरक सिंह रावत की वजह से गिरी थी और वो हरक सिंह रावत का विरोध हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं और इस पर कोर्ट ने अपनी मोहर भी लगाई थी। पार्टी की सरकार से और पार्टी से बर्खास्त मंत्री हरक सिंह जी ने 16 में कांग्रेस पार्टी को और लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं
उनके अनुसार उनको लोकतंत्र का हत्यारा कहा है, लोकतंत्र का गुनाहगार कहा है। और हरक सिंह जी 5 साल के कार्यकाल में मैं जब विधानसभा में रहा हूं तो उन्होंने दर्जनों बार अट्टहास करते हुए विधानसभा में स्वीकारा है मैं किसी भी पार्टी में जाकर के, किसी भी दल में कभी भी जाकर के जीत सकता हूं। ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को ठेस पहुंचाई हो, लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसके विरोध में है। और मैं कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के विचारों को अभिव्यक्ति दे रहा हूं जो विरोध कर रहे हैं, जो अपनी बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र और कांग्रेस की विचारधारा के हत्यारे लोगों को, गुनाहगार लोगों को कांग्रेस में नहीं। हमारे साथ रोहित बने हुए हैं। रोहित, अभी तो हरक सिंह रावत शामिल भी नहीं हुए हैं कांग्रेस में, विरोध उनका भी से शुरू हो गया है। इस विरोध के बीच हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लाना, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में इसका नुकसान उठाना पड़े कांग्रेस को? रोहित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी चारुल, अपना सवाल दोहराएं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए हैं और उससे पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया है। एक वक्त था जब हरक सिंह रावत की वजह से सरकार गिर गई थी। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में हरक सिंह रावत की वजह से सरकार ही ना बन पाए, क्योंकि अपने ही घर में विरोध शुरू हो गया है। जी बिल्कुल चारुल, हमने देखा है कि जितने भी इन 5 सालों के भीतर विधानसभा के सत्र हुए हैं उसमें केदारनाथ के जो विधायक हैं मनोज रावत और तमाम अन्य विधायक हैं, उनकी लगातार तीखी नोकझोंक विधानसभा के सत्र के दौरान पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के साथ होती रही है। अब चूंकि जब हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने केदारनाथ से भी दावेदारी जताई थी कि वो केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चूंकि कांग्रेस में आने की अटकलें लग रही हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी बहू को भी टिकट मिल सकता है। हालांकि हरक सिंह रावत के टिकट मिलने की संभावनाएं अभी नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हरक सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव न लड़ा हो और हरक सिंह रावत जैसा कद्दावर नेता विधानसभा चुनाव न लड़े। तो अब मनोज रावत जो कि केदारनाथ से सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, उनको अब डर लग रहा है कि हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस हाईकमान उनका टिकट काटकर हरक सिंह रावत को केदारनाथ से उम्मीदवार बना दे। इसी को लेकर मनोज रावत लगातार मुखर हैं। उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी लगातार जो तमाम अन्य कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ लामबंद हैं और कह रहे हैं कि अगर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन की तो उनका भारी विरोध किया जाएगा। अब देखिए कांग्रेस के भीतर भी अब सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। अगर 1:30 बजे हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे तो तमाम जो सिटिंग एमएलएज कांग्रेस के हैं ये क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे? चुनाव से पहले अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इसका क्या कुछ नुकसान आगामी 2022 है, लेकिन अगर बागी हो जाएंगे तो जरूर दिक्कत होगी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लगातार विधानसभा सीटों पर दावेदारी के लिए नेताओं में होड़ लगी हुई है। उत्तराखंड की धर्मपुर सीट पर बीजेपी नेता प्रकाश सुमन ध्यानी ताल ठोक रहे हैं। सुमन ध्यानी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी धर्मपुर सीट से मुझे प्रत्याशी घोषित करेगी, क्योंकि यहां के पूर्व विधायक विनोद चमोली ने कोई भी कार्य नहीं किया है, जिससे साफ है कि धर्मपुर सीट पर 15 से 20 दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ध्यानी ने कहा कि उन्होंने कार्य किए होते तो कोई दावेदार सामने नहीं आता। नहीं, मेरा टिकट हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव में 29,000 वोट प्राप्त किए थे और इस बार पार्टी मेरी सेवाओं का मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है मुझे टिकट देगी। इसलिए मैं आज अकाउंट खुलाने आया हूं, क्योंकि टिकट मिलते ही और बहुत गतिविधियां बढ़ जाती हैं। कल मैंने अपने पंपलेट पोस्टर के सब सैंपल दे दिए प्रकाशक को और जैसे टिकट की घोषणा होगी 24 घंटे के अंदर हमारे पैम्पलेट, पोस्टर, होल्डिंग, अपील सब बाजार में होगी। मेरा पूरा काम हो चुका है। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। रोहित, सीट एक उम्मीदवार अनेक। बिल्कुल चारुल, हमने देखा था कि जो धर्मपुर विधानसभा सीट है देहरादून की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और लाखों की संख्या में इस विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें वोटर्स हैं। हालांकि जो इस समय सिटिंग एमएलए हैं विनोद चमोली, वो भी पिछली बार टिकट कटने की डर से कि उनका टिकट धर्मपुर से पक्का नहीं हो रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर अपने समर्थकों के साथ धरना दिया था और हाईकमान से मांग की थी कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि उनके विरोध का जो है असर हुआ था और हाईकमान ने उन्हें धर्मपुर से टिकट दे दिया था। विनोद चमोली पूर्व में देहरादून नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं।
अब चूंकि जो प्रकाश सुमन ध्यानी है उन्होंने बीते रोज जो है अपना बैंक अकाउंट खोला, जिसके तहत अब जो चुनाव आयोग है उसने खर्च के लिए समय से जो लागत है वो बढ़ा दी है, 28 से 40 लाख जो चुनावी खर्च है उसकी जो सीमा कर दी है। इसी के तहत उन्होंने बैंक अकाउंट खोला और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बैनर पोस्टर इत्यादि जो है छपने के लिए दे दिए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार हाईकमान धर्मपुर सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाएगा। पिछली बार हाईकमान ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने अपनी उम्मीदवारी नहीं जिताई थी, लेकिन इस बार पुरजोर तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अब देखते हैं कि यदि हाईकमान प्रकाश सुमन ध्यानी को टिकट देता है तो क्या फिर विनोद चमोली इसका विरोध करते हैं या फिर अन्य जो दावेदार हैं वो इसका विरोध करते हैं। तो लगातार अभी जब तक टिकट चारों नहीं आ जाता और टिकट का ऐलान जब तक नहीं हो जाता, उसके इसी के साथ साथ जो तमाम जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। जब टिकट से जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। आगामी 21 तारीख को हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में उम्मीदवारों के नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर 21 तारीख को नामांकन होना है, जिसके लिए प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तो नॉमिनेशंस कहाँ जहाँ होने हैं उन स्थानों को क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जोर इस समय आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर हम लोगों का है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग करके जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश आए हैं उन्हें भली भांति अवगत करा दिया गया है। हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स FST की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि किसी तरह से भी आचार संहिता के कोई उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी समय समय पर की जा रही है। और हमारे साथ संजय पुंडीर भी बने हुए हैं। संजय, पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। विधानसभा चुनावों की हर चीज पर नजर रखी जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हैं तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह तैयार है। हालांकि देखा है कि आपने जिस तरह से जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे लगातार मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के जो चुनाव है एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना महामारी है उसको भी ध्यान में रखते हुए लगातार ही राज्य सरकार तमाम गाइडलाइन जारी कर रही है। तो ऐसे में चुनाव आयोग भी लगातार अपनी गाइडलाइन दे रहा है कि चुनाव के प्रसार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल 5 से ज्यादा जो व्यक्ति है वो ना लेके जाए, क्योंकि उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में तमाम तैयारियों के साथ जो जिला अधिकारी है वो लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और कोई भी चूक ना रहे इसको लेकर तमाम इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह मतदान केंद्र बनेंगे, किस तरह से उनमें सोशल डिस्टेंस रहना है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को लेकर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए वक्त बहुत कम है, प्रशासन को अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। रुक करते हैं अगली खबर का। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की जनता से रूबरू होने की शुरुआत कर दी है। वर्चुअल माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने वर्चुअल माध्यम से जोड़कर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर न्यूज इंडिया ने बीजेपी के वर्चुअल स्टूडियो का जायजा लिया और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल जनसभा के प्रदेश संयोजक पुष्कर काला से खास बातचीत की। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल स्टूडियो में खड़े हैं, जहां पर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए लगातार जो है उत्तराखंड बीजेपी के तमाम दिग्गज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की जनता से जुड़ रहे हैं। बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी वर्चुअल स्टूडियो से प्रदेश की जनता को संबोधित किया था। आप देखिए किस तरह से ये पूरा वर्चुअल सेटअप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे का रंग है, ध्वज का रंग है, उस रंग से इस पूरे वर्चुअल स्टूडियो को सजाया गया है। पीएम मोदी की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो एंट्रेंस पर लगी है। और अब आपको दिखाते हैं, ये है वर्चुअल स्टूडियो, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त लग रही है कि अब यहीं से उत्तराखंड की तमाम 70 विधानसभा
सीटों के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस समय हमारे साथ एक बेहद खास शख्स मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इस समय वर्चुअल जनसभा के उत्तराखंड के प्रदेश संयोजक हैं पुष्कर काला जी। काला जी, ये पूरा जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। बीते रोज मुख्यमंत्री ने यहाँ से वर्चुअल संवाद किया। अब किन किन विधानसभा सीटों के लिए यहाँ से जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए क्या है कि ये जो आपदा आई है कोरोना के रूप में, ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये जल्दी से समाप्त हो और हम लोग सब जनता से रूबरू हों सीधे सीधे। लेकिन फिर भी अगर हमको ऐसी परिस्थिति में, जैसे कि आजकल कोरोना की SOP के तहत हम काम कर रहे हैं, इन परिस्थितियों को काम करना पड़ा, तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने यहाँ एक स्टूडियो तैयार कर दिया है, एक स्टूडियो हमारा हल्द्वानी में तैयार हो रहा है और आवश्यकता पड़ी आगे भी ऐसी ही तो हमें एक बड़ा स्टूडियो और तैयार करेंगे जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का उद्बोधन प्राप्त होगा, जिसके द्वारा, और ये जो स्टूडियो इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। आज हमारी 2 सभाएं यहाँ से होंगी, एक हरिद्वार ग्रामीण और एक रुड़की की, जिसको संबोधित करेंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और हल्द्वानी वाला सेटअप हमारा आज पूरा हो जाएगा, तो कल से वहाँ भी हमारा रैलियाँ शुरू हो जाएंगी। हम इसी तरह से पिछले विगत 2 वर्षों से काम करते हैं वर्चुअली। अब हम इसको बड़े स्केल पर कर रहे हैं, जनसभाएं इसमें कर रहे हैं। क्या जो राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता हैं, क्या वो भी इस वर्चुअल स्टूडियो में आएंगे आगामी दिनों में? कुछ ऐसी प्लानिंग है आप लोगों की? नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे। वहाँ हमारा दिल्ली कार्यालय में हमारा वर्चुअल स्टूडियो है, वो वहाँ से सभा को संबोधित करेंगे और हमारे जो जिस स्तर की हमारी रैली होगी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा, उस स्तर के कार्यकर्ता, मैंने अगर लोकसभा स्तर पर हम वो संबोधन करेंगे तो लोकसभा के 14 सीटों के हमारे प्रत्याशी उस मंच पर रहेंगे, जो बड़ा मंच है। वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, ये 4 नेता हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है, तो वो वहाँ से दिल्ली संबोधित करेंगे। हमारा मंच यहाँ रहेगा। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और वर्चुअल जनसभा के प्रदेश संयोजक पुष्कर काला जी से। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह।